देखिए, कल मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग बताया था और मैंने उसके आपको कुछ रूल्स बताए थे, जिसमें मैंने एक समराइज रूल आपको दिया कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा, उस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। चलिएगा, वहीं पर आगे कंटिन्यू करेंगे। सम एग्जांपल्स। सम एग्जांपल्स लिखेंगे। परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपने इनको खरीदने के लिए कोई पेमेंट किया है तो दीज आर कवर्ड अंडर द हेड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ परचेज गुडविल। अगर आपने गुडविल को खरीदने के लिए कॉपीराइट्स के लिए कोई भी पेमेंट किए हैं तो वो भी आपके कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। ठीक है। कॉस्ट ऑफ एडिशन या एक्सटेंशन इन एग्जिस्टिंग असेट। अगर आपने अपनी किसी भी एग्जिस्टिंग असेट में कोई भी एडिशन किया है या एक्सटेंशन किया है, expenditure incurred on putting an asset into working condition। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई भी असेट रेडी फॉर यूज होने के लिए अगर मुझे उस पर कोई खर्चा करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे उसके लिए कोई साइट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इंस्टॉलेशन करवानी पड़ेगी, मुझे किसी इंजीनियर को कोई फीस देनी पड़ेगी, यानी कोई भी ऐसा खर्चा जो उस असेट को उसकी वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए है, वो सारे खर्चे आपके क्या माने जाएंगे? कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट, मुझे बताएंगे पॉइंट कितने हो गए थे आपके? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम डिफाइन कर रहे थे वो पार्ट ए अपन ने लिया था, अब लिखेंगे पार्ट बी। फिफ्थ या सिक्स्थ पॉइंट चल रहा था, फिफ्थ पॉइंट होगा शायद मेरे हिसाब से, जिसमें अपन ने हेडिंग डाली थी कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिक्स था, ठीक है। अब पार्ट ए मैंने आपको समझा दिया कि आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, उसके क्या रूल रहेंगे। अब हेडिंग डालिएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स लिखेंगे इसमें expenditures which are not of capital nature, of capital nature, is known as revenue expenditures. देखिएगा, पहला पॉइंट तो मैंने एक बहुत नॉर्मल सी डेफिनेशन बोल दी, वो खर्चा जो कैपिटल नेचर का नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, रेवेन्यू नेचर का बन गया। अब जरा हम इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई और करते हैं, लिखें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स revenue expenditures are those expenditures the benefit of which यहां तक लिख लें, the benefit of which लिख लिया, revenue expenditures are those expenditures the benefit of which will receive during the same accounting period. During the same accounting period. ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट आपको उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाएगा, उन सभी खर्चों को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं और क्या बोल सकता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर expenditures required for day-to-day operation of business. लीजिए, मैं और अगर इसको डिफाइन करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होंगे जो आपको आपके बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन को करने के लिए जरूरी है। आप अपने जो रूटीन वे के डे टू डे ऑपरेशन करते हैं बिजनेस में, जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं, उनको करने के लिए आपको जो खर्चे करने पड़ेंगे, वो सभी खर्चे आपके क्या माने जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जाएंगे।
देखिएगा, रूल्स फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हालांकि जो हमने डेफिनेशन लिखी वहीं से हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूल्स प्रिस्क्राइब हो जाएंगे। लिखें, रूल 1, expenses incurred in normal course of business, normal course of business, यानी कोई भी ऐसा खर्चा जो आपके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के दौरान होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सो ऑन। ऐसे खर्चे जो नॉर्मल आपको अपने बिजनेस के रूटीन ऑपरेशन के टाइम पर करने पड़ते हैं। आइए, रूल 2, नहीं हर्षित, डेफर्ड रेवेन्यू थोड़ा अलग होता है। डेफर्ड रेवेन्यू वो होता है जो रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं लेकिन उनका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलेगा, जैसे हैवी एडवर्टाइजमेंट। ये वो है जो आप रेगुलर वे में नॉर्मल बिजनेस के दौरान करते हो, ये नहीं आते। डेफर्ड रेवेन्यू में रेवेन्यू नेचर के ही खर्चे आएंगे लेकिन जिनका बेनिफिट आपको बहुत लंबे समय तक मिलेगा, जैसे एडवर्टाइजमेंट हुआ। मान लो मैंने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट पर एक बार खर्चा कर दिया, अब उस खर्चे को करने की वजह से मुझे जो बेनिफिट मिलेगा वो मोर देन 1 ईयर मिलेगा। चूंकि वो रेवेन्यू नेचर का है बट बेनिफिट कैन बी अवेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, इसलिए मैं उन्हें डेफर्ड रेवेन्यू बोलूंगा। और अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ नहीं होता है इन न्यू अकाउंटेंसी। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम से कोई एक्सपेंडिचर आपकी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं होगा। आप जैसे जैसे अपनी अकाउंटिंग को आगे पढ़ते जाएंगे इनमें चेंज आ चुके हैं। तो अभी चूंकि आप एक बेस के तौर पे पढ़ रहे हो तो यहां मैं आपको डेफर्ड पढ़ाऊंगा, लेकिन इन प्रैक्टिकल सिनेरियो नाउ अब कोई भी खर्चा डेफर्ड रेवेन्यू के नाम से नहीं होता है। आपने एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया, बहुत बड़ा था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, करंट ईयर के पीएनएल से चार्ज करोगे आप, क्योंकि करंट ईयर में किया है और रेवेन्यू नेचर है। ठीक है, ऐसा कुछ न्यू अकाउंटिंग के कारण से होने लगा है। तो अब डेफर्ड रेवेन्यू जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन आपके लिए है क्योंकि यू आर ओनली इन फाउंडेशन। तो अब हमें जो पढ़ना है वो अभी 11th-12th का बेस पढ़ना है। ठीक है, वो सब चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा ताकि आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव भी ध्यान रहे। लिखे, रूल 2, expenses which are consumed, expenses which are consumed
विद इन सेम अकाउंटिंग पीरियड। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट उसी साल कंज्यूम हो जाएगा, यानी आपने इस साल वो खर्चा किया और खर्चा करने के बाद जो बेनिफिट मिलना था वो बेनिफिट आपका क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। जैसे रेंट, इंश्योरेंस, वेजेस, टैक्सेस, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिनका आप जब पेमेंट करोगे तो उसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा और वो उसी साल कंज्यूम हो जाएंगे। इन सभी खर्चों को हम क्या मानते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। बताइए, रूल 2 लिख लिया? आइए, रूल 3। एक्सक्यूज मी सर। क्या चीज? सर थोड़ा नीचे टाइप करिए, वो थोड़ा ऊपर हो गया तो दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। नहीं दिख रहा? सर थोड़ा थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए, जो आप लिख रहे हैं ना उसको थोड़ा सा नीचे, वो दिख नहीं अच्छा रहा सर। ठीक है, मैं ऊपर कर दूंगा उसको, अभी तो आप लिख लो। मैं बता देता हूँ, रूल 2 आपका है। नो सर, रूल 3 जो आप लिख रहे हो वो थोड़ा नीचे लिख लीजिए, ऐसा कर। रूल 3 तो मैं इधर लिख रहा हूँ, अगले पेज पर। यस सर, वो थोड़ा रूल 3 ऊपर लिखा हुआ आ रहा है मेरे स्क्रीन पे। अच्छा अच्छा, ठीक है, लिखे रूल 3। expenses incurred for maintaining asset in working condition। ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, असेट पर किया गया खर्चा अगर आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है तो फिर वो कैपिटल नेचर का खर्चा है। लेकिन अगर असेट पर किया गया खर्चा केवल उस असेट को वर्किंग कंडीशन में मेंटेन करने के लिए किया जाएगा तो वो खर्चा आपका रेवेन्यू नेचर में कैटेगराइज होगा। जैसे रिपेयर, रिन्यूअल्स, एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो केवल आपने असेट को उसकी वर्किंग कंडीशन बनाए रखने के लिए अगर किए हैं तो इन सभी खर्चों को हम क्या करेंगे। और रूल 4, ठीक है, हालांकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑलरेडी आ गया। डे टू डे ऑपरेशन एक्सपेंस, ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो भी हमारे डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चे होंगे, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल,
हमने अगर रॉ मटेरियल खरीदा है अपने बिजनेस को करने के लिए, तो वो हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, या मैं बोल दूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो यानी अब मेरी बात सुनना, समराइज तौर पर अगर मैं बात करूं, तो आपको देखो सारी चीजों को इतना डिटेल न रखकर केवल एक थंब रूल जो है आपका वो डिफाइन कर लो। रूल सुनना, आपको जो भी खर्चा दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये देखना है कि उस खर्चे का बेनिफिट आपको कैसे मिलने वाला है। अगर उस खर्चे का लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है तो वो कैपिटल नेचर का खर्चा है। लेकिन अगर उस खर्चे का बेनिफिट उसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में मिलने वाला है, तो फिर वो खर्चा आपका रेवेन्यू नेचर खर्चा कहलाएगा। उस खर्चे को आप क्या करोगे, रेवेन्यू नेचर के खर्चे में डिफाइन करोगे। आइए कुछ एग्जाम्पल हम इसके भी लिख लेते हैं। लिखें एग्जाम्पल्स। हालांकि मैंने एग्जाम्पल साथ साथ बता दिए हैं, बट फिर भी मैं एक बार सैलरीज एंड वेजेस, पेड टू एम्प्लॉइज, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। डेप्रीसिएशन ऑन असेट, जो भी असेट का आपका डेप्रीसिएशन लगेगा। नेक्स्ट, इंश्योरेंस, टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंस। ये लीजिए, यहां तक लिख लीजिए सारा। बताइए, यहां तक लिख लिया आपने? Yes. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसका जो भी नंबर है अब आप वो नंबर डालेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। accounting treatment of
कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। आइएगा, अब हमने ये ढूंढ लिया है कि हमारे मान लीजिए ये खर्चे हैं जो कि रेवेन्यू नेचर के हैं और ये खर्चे हैं जो हमारे कैपिटल नेचर के हैं। नाउ तो अब बात ये आती है कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं shown as asset in balance sheet, ठीक है, जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया है उन कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप कहां पर दिखाओगे, बैलेंस शीट में दिखाओगे। और बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताइए कहां दिखाओगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को? सर P&L में। बिल्कुल, इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सब आपको ये रूल सारे छोटे छोटे पॉइंट जो मैं बना रहा हूं ध्यान रखना है। रीजन है सारे ऑब्जेक्टिव जब आप करोगे तो वो इन्हीं पर बेस्ड होंगे। शोन इन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट साइड। बताइए क्लियर है बिल्कुल? यस सर। जो भी हर्षित समझ आ गया? जो भी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर के हैं ट्रेडिंग या P&L के डेबिट साइड में आ जाएंगे और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके हैं वो आ जाएंगे आपके कहां पर, बैलेंस शीट में। बताइए मेरे हिसाब से एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अब सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, इनको बाइफिकेट करना भी आ गया होगा। हालांकि अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे अपने स्टडी मटेरियल वगैरह के तो मैं आपको करवाऊंगा ताकि ऑब्जेक्टिव भी और जैसे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं वो सारे अपन करने वाले हैं। बट ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ है कि अगर हमें एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं तो वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है या वो एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। और अगर रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है तो वो चला जाएगा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में डेबिट साइड में, और कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है तो वो चला जाएगा आपका बैलेंस शीट में असेट साइड। आइए और छोटी सी हेडिंग डाल देंगे, पॉइंट नंबर ए, कैपिटल रिसीट्स वर्सेस रेवेन्यू रिसीट्स। जिस तरह से हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूल पढ़े, अब हमारे पास दो टॉपिक हैं इनकम को लेकर, यानी कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू। बताइए अगर मैं आपसे जनरल पूछूं तो रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या होगा, बताइए।
Sir, income which is received which are received by the business organization on normal activities. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कोई भी ऐसी इनकम या कोई भी ऐसी रिसीट जो कि आपके बिजनेस की जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से जनरेट हुई है, उन सभी रिसीट्स को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब ही यही होता है आपका जो भी, बिल्कुल, इन अकाउंटिंग पीरियड इनकम। वेरी गुड। हाँ, लेकिन अब मैं इसको और अच्छा डिफाइन करूं तो जो आपने बोला कि बिल्कुल सही बोला कि आपके बिजनेस की जितनी भी नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं उन सभी नॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से जो इनकम या जो रेवेन्यू आपकी जनरेट होगी उसे हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट्स बोलेंगे। कैपिटल रिसीट्स किसे बोलोगे? लिखेंगे हम कल की क्लास में। बताएं मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कैपिटल रिसीट्स तो आप क्या बोलोगे? Sir, receipts which are not of capital or revenue nature. हाँ जी, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ऐसी रिसीट्स जो रेवेन्यू नेचर की नहीं है, या हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी रिसीट्स जो हमें किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है। दो चीजें इसमें आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, मान लो आपको किसी भी पर्सन ने कोई डोनेशन दी और उसने वो एक पर्पस स्पेसिफाई कर दिया, तो दैट रिसीट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। या आप एक और चीज बोल सकते हो, जो आपकी ऐसी रिसीट्स जो आपके पास नॉन फ्रीक्वेंट नेचर की है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। नॉन फ्रीक्वेंट का मतलब होता है जो एनुअल बेसिस पर आपको नहीं मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने बिजनेस के लिए कोई लोन लिया, क्या आप लोन हर साल लोगे अपने बिजनेस में? No, sir. नहीं। क्या आप हर साल शेयर कैपिटल रेस करोगे अपने बिजनेस में? No, sir. नहीं। क्या हर साल गवर्नमेंट आपको ग्रांट देगी? ये पक्का है कि आपको एनुअल बेसिस पर गवर्नमेंट से कोई ग्रांट या सब्सिडी मिलेगी? No, sir. नहीं। यानी ऐसी रिसीट्स, आप इसको और मैं अगर बहुत सिंपल शब्दों में किसी भी ट्रांजैक्शन को समझने के लिए बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जो कि नॉन फ्रीक्वेंट इन नेचर होंगी, कभी कभार मिली है आपको, एक बार दो बार मिल गई। लेकिन रेवेन्यू रिसीट्स वो होंगी जो आपको जनरली डे टू डे ऑपरेशन में या फ्रीक्वेंट या एनुअल बेसिस पर मिलती हैं। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स से रेवेन्यू का जनरेट होना, बैंक डिपॉजिट से इंटरेस्ट का मिलना, कमीशन मिलना, डिस्काउंट मिलना। क्या आपको लगता है कि ये सारी इनकम आपके डेली रूटीन के बिजनेस ऑपरेशन की वजह से हो रही है? Yes, sir. तो मेरी बात समझ आ रही है? लिखूंगा, लिखवा मैं अगली क्लास में दूंगा आपको। आज की क्लास इतनी ही होगी आपकी। तो आप बस केवल ध्यान रखना, रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब है वो रिसीट्स जो मुझे मेरे डे टू डे ऑपरेशन की वजह से मिल रही हैं, यानी जो मेरी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से हो रही हैं। और ऐसी रिसीट्स जो कि नॉन फ्रीक्वेंट नेचर हैं, ऐसी रिसीट्स जो कि नॉन फ्रीक्वेंट नेचर हैं उनको मैं कैपिटल रिसीट्स में ले जाऊंगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इसको पूरा प्रॉपरली लिखेंगे और रूल करेंगे, एंड देन फिर हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल वगैरह के हैं, कुछ मैंने बनाए हैं, हम सबको कवर करेंगे।